स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिले। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10 सैंपल पेपर हमको डिस्कस करने थे। उसमें से ये है सैंपल पेपर नंबर 3 और उसका है ये चौथा हिस्सा, पार्ट नंबर 4। तो ये वो सैंपल पेपर हैं जो केवी और यानी केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर्स ने बनाए हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें है, यानी इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनने वाला है। सो 3 मार्क क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। ये आपको लिखकर प्रैक्टिस करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस से। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक इसमें आपको मिलेंगे और 2 चॉइस मिलेंगी, यानी 2 क्वेश्चन में चॉइस और लगा हुआ मिलेगा। 2 different coils have self inductances L1 8 मिली हेनरी, L2 2 मिली हेनरी। ठीक, L1 L2 हमें दिया है। At a certain instant, the current in the two coils is increasing at the same constant rate and the power supplied to the two coil is the same. तो ये डेटा आपको दिया हुआ है theoretically कि किसी इंस्टेंट पे करंट के इंक्रीज होने की रेट वो भी सेम है और जो पावर जो सप्लाई कर रहे हैं कॉइल को वो भी सेम है। तो हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, करंट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आइडिया जनरेट कीजिए। खाली एल का डेटा हमारे पास है और उसके अलावा थ्योरेटिकली हमें दिया हुआ है करंट सेम रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं, डी आई बाई डी टी। कॉइल 1 के लिए जितना है उतना ही कॉइल 2 के लिए है और पावर जो है दोनों कॉइल्स को सेम दी जा रही। सो जस्ट ट्राई इट, और जब आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके उसके बाद आप वीडियो को वापस से प्ले कीजिए पॉज करने के बाद। मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है L टाइम्स डी आई बाई डी टी। अब सीधे सीधे हम देख रहे हैं, अगर रेशो में लेता हूं तो L1 अपॉन L2 के बराबर आ जाता है क्योंकि डी आई बाई डी टी दोनों के लिए सेम है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट मिल रहा है हमको। ईएमएफ का जो रेशो है वो 4 है। क्या करना था, क्या पता करना था हमें, रेशो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। तो इंड्यूस वोल्टेज का रेशो निकालना था, वो है 4। फिर हम इंड्यूस करंट की भी बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिटेल है, इनपुट है कि पावर जो है वो इनपुट पावर सेम है जो कि E इंटू आई होता है। तो P1 इक्वल टू P2 दिया हुआ है, तो E1 I1 इक्वल टू E2 I2। यहाँ से I1 अपॉन I2 मिलता है E2 अपॉन E1 मीन्स 1:4। करंट का रेशो 1:4 हो गया, इनवर्स रेशो ऑफ ईएमएफ। फिर एनर्जी स्टोर की बात करें तो हाफ LI स्क्वायर होता है और I1 अपॉन I2 हम निकाल चुके हैं 1/4, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो U1 अपॉन U2 हो जाएगा हाफ L1 अपॉन हाफ L2 इंटू ब्रैकेट में I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 का होल स्क्वायर तो उधर आ गया और इधर L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू हमने रख दी 8/2। तो कैलकुलेट होकर आएगा ये 16 नीचे आ जाएगा और फिर से हमें मिल रहा है 1:4। तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ईएमआई से, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, और ये फॉर्मूले किस तरह से यूज करने हैं ये आपको सीखना है इस क्वेश्चन में, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। बच्चों ये हर पेपर में आपको मिलेगा। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको लिखना है। आप चाहे तो 2 पॉइंट में लिखें, चाहे तो आप 4 पॉइंट में लिखें। पहले पॉइंट में अगर 4 पॉइंट में लिखते हैं तो पहले पॉइंट में हम बताते हैं कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। दूसरे पॉइंट में हम सेकेंडरी वेवलेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरे पॉइंट में हम ये बताते हैं कि अगर प्रेजेंट पोजीशन हमें पता है तो फ्यूचर पोजीशन उसकी कैसे लोकेट करेंगे वेव फ्रंट की। और चौथे पॉइंट में हम बताते हैं कि एनर्जी जो प्रोपेगेट करती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट अलोंग द रे प्रोपेगेट करती है। कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ड्रॉ ए प्रॉपर डायग्राम टू शो हाउ द इंसिडेंट वेव फ्रंट traverses through the lens and after refraction focuses on the focal point of the lens।
तो यहाँ खुद ही इन्होंने कह दिया कि अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है तो वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा फोकल पॉइंट पर। तो उसका आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, गिविंग द शेप ऑफ द इमर्जेंट वेव फ्रंट, जो कि स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा। तो मैं समझता हूँ आप लोग कर सकते हैं इसको। अब अपने वर्ड्स में आप इसको पूरा लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम में। तो लिखकर प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। When light is emitted from a source, then the particles present around it begins to vibrate. Locus of all such particles which are vibrating in the same phase is termed as wavefront. ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप surface of constant phase लिख रहे हैं तो वो भी सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। Huygens principle हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, every point on a wavefront may be considered a source of secondary spherical wavelets such which spread out in the forward direction at the speed of light. तो इसमें वेवफ्रंट का नाम भी आ गया, वेवलेट का नाम भी आ गया। द न्यू वेवफ्रंट इज द टेंजेंशियल सरफेस टू ऑल ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। फ्यूचर पोजीशन आ गई। नाउ व्हेन अ प्लेन वेवफ्रंट पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, द इमर्जेंट रेज आर फोकस्ड ऑन द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, thus the shape of emerging wavefront is spherical। ऐसा बना सकते हैं, एनसीईआरटी में जैसा वैसा ही बना सकते हैं, दोनों चलेंगे। और में है, यानी यहाँ पर चॉइस है आपके पास, इंटरनल चॉइस। YDSE का क्वेश्चन है। इन YDSE, monochromatic light of wavelength 630 nanometer illuminates a pair of slits and produces an interference pattern in which two consecutive bright fringes are separated by 8.1 millimeter। आपको बीटा दे दिया गया है ना, fringe width। Another source of monochromatic light produces the interference pattern in which the two consecutive bright fringes are separated by 7.2 millimeter। लैम्डा चेंज होने पर बीटा चेंज हो रहा है। दिख रहा है कि बीटा कम हो रहा है, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम हुई है क्योंकि सेटअप सेम है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द सेकंड सोर्स, हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस व्हेन द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल अटैच विद कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये कॉम्बो आपको मिल रहा है। कॉम्बो पराठा जैसे होता है, स्विगी से आता है। सो सॉल्व इट, लिखकर इसको तैयार करें, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा 1 630 नैनोमीटर, उसको हम एसआई में लिखेंगे 630 into 10⁻⁹ मीटर। बीटा 1 लिखा, बीटा 2 को लिखा एसआई में। माना कि स्मॉल डी जो है स्लिट विड्थ है और कैपिटल डी, ये स्मॉल डी स्लिट विड्थ नहीं है, एक्चुअल में स्लिट्स के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मिसप्रिंट है यहाँ पे। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन है, तो हमारे पास बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, हम जानते हैं। तो गिवन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जब रेशियो लेंगे बीटा 1 अपॉन बीटा 2, तो उसमें डी और डी कट रहे हैं, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हमें मिलने वाला है, और यहाँ से सीधे हम लैम्डा 2 निकाल सकते हैं। तो लैम्डा 2 यहाँ से मिल जाता है हमको। सिंपल कैलकुलेशन से 560 नैनोमीटर, तो ये लैम्डा 2 हो गया। कलर्ड फ्रिंज पैटर्न वुड बी ऑब्टेन, अगर हमने व्हाइट लाइट यूज की तो सेंट्रल फ्रिंज तो ब्राइट एंड व्हाइट होती है, पर सराउंडिंग फ्रिंजेस कलरफुल होती हैं या कलर्ड होती हैं, जिनका इनर एज रेड और आउटर एज वायलेट होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10.4 में एफ पार्ट में। Because a monochromatic source is replaced by white light, then we will not be able to see the interference fringes because white light is not a coherent source of light। ये मैं सहमत नहीं हूँ बच्चों इस जवाब से। हमें वो लैंग्वेज यूज करनी है जो एनसीईआरटी में लिखी है, जैसे मैंने अभी बोला 10.4 का एफ पार्ट। बाकी फ्रिंजेस कलरफुल होंगी, जिसका अंदर का किनारा लाल और बाहर का किनारा बैंगनी होगा। Question number 28. The equivalent capacitance of the combination between points A and B in the given figure is 4 microfarad। ये unknown है, C बोल के दिया हुआ है, और equivalent capacity 4 microfarad। तो फर्स्ट पार्ट है calculate the capacitance of the capacitor C, वो हम निकाल सकते हैं। Calculate the, कैसे निकालेंगे, 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2। Calculate the charge on each capacitor if 12 volt battery is connected across terminals A and B। 12 वोल्ट जोड़ दिया तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू CV से निकाल लेंगे। What will be the potential drop across each capacitor, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर कैपेसिटर पर, तो V इक्वल टू Q बाई C, उससे निकाल लेंगे। Q हमारे पास आ गया। तो मैंने पूरा हिंट दे दिया, आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे जो मैंने समझाया।
और वैसे आप जो जानते हैं बच्चे अपने आप सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें। आंसर निकालने के बाद प्रैक्टिस के लिए जरूरी है आपको ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना है। तो आंसर सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हियर इज द सॉल्यूशन। कैपेसिटर्स ऑफ 20 माइक्रोफैराड इन सी कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 4 से इक्वेट करके हमने अननोन सी को निकाला जो 5 माइक्रोफैराड आ रहा है। चार्ज निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमने यूज की 4 माइक्रोफैराड सी इंटू वी, 12 वोल्ट की बैटरी, 48 माइक्रोकूलम ये चार्ज आ गया। तो माइक्रो का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज रहेगा। सेम चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे Q अपॉन C1 से 2.4 वोल्ट, दूसरे पर आ जाएगा 9.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 में, और 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस Q एंड माइनस Q, जहां पर भी ऐसा हो तो आपको डाइपोल का फील यहां से लेना है, डाइपोल का फील आना चाहिए। कहाँ रखें, -d/2 0 0 और d/2 0 0। तो आप समझ जाएं ये x एक्सिस पर ओरिजिन के दोनों तरफ रखें। अब जो प्लस क्यू रखा है वो नेगेटिव साइड में रखा है, और माइनस क्यू जो रखा हुआ है पॉजिटिव साइड में रखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली हम यहाँ पे चलें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज 0। तो वो दिख रहा है हमको y एक्सिस जो है वो, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं, x इक्वल टू 0 होती है। कैसे लिखना है कोशिश कीजिए लिखने की, फिर मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। The potential due to plus Q minus Q will be 0 in between the line joining the two charges. Let zero potential is at S, ऐसा करके हमने दिखाया। तो ये तो सेंटर पॉइंट ही आएगा। एक जनरल सॉल्यूशन आपके सामने बना दिया यहाँ पे, अदरवाइज तो श्योर है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। Q1 Q2 होता तो बात समझ में आती है, अदरवाइज तो जनरल पॉइंट है, मतलब सेंटर पॉइंट ही आएगा। Then equipotential surface will pass through S and perpendicular to line joining two charges. ये मिसप्रिंट है बच्चों। So R1 square equal to AS square plus SP square. Here is R1. R1 square equal to AS square plus SP square. पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई। X plus D by 2, AS जो है X plus D by 2, ठीक है, प्लस Y square। तो यहाँ से R1 इस तरह से हमने निकाल के लिखा। इसी तरह से R2 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। Since the net potentiality is 0, तो KQ by R1 माइनस KQ by R2 ये फॉर्मूला हमने लगाया इक्वल टू 0। K की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहाँ से फाइनली जो है ये यहाँ से एक तो आ जाएगा R1 इक्वल टू R2, यानी सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब उसको एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ पे, 2D इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, इस तरह से प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। पर इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, ये मेथड आपके काम आएगा अगर वो जो d/2 दोनों सेम ना हो, कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो, देन वी हैव टू यूज दिस मेथड सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो x equal to 0, so equipotential surface will be perpendicular to x axis passing through x equal to 0, that is origin in yz plane। तो उसकी इक्वेशन होगी x equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन P11, alpha particle He24 are accelerated through the same potential, both are accelerated through same, which of the two has first greater value of de Broglie wavelength associated with it, and second less kinetic energy, justify your answer। तो लैम्डा के एक्सप्रेशन में जो है h/p आता है, आपको पता है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ दिया हुआ है कि सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, तो ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी और काइनेटिक एनर्जी कम किसकी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे आप QV से। तो सेकंड पार्ट का आंसर, और फर्स्ट पार्ट में सीधे सीधे पोटेंशियल के फॉर्मेट वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं
सॉल्यूशन देख लीजिए, हियर इज द सॉल्यूशन फ्रॉम डी ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन लैम्डा h by p, p होता है अंडर रूट ऑफ 2m k, k काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी की qv के बराबर लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1 upon अंडर रूट ऑफ m क्यूब. Using de Broglie wavelength formula, we already know that proton and alpha particle are accelerated through the same potential. So their velocities are same. तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकालेंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की. यहाँ क्या दिया है, एक्सेलरेट थ्रू सेम पोटेंशियल, सो देयर वेलोसिटीज आर सेम. ओके, ये मिसप्रिंट है बच्चों. सो देयर पोटेंशियल आर सेम. यहाँ काट के मैं लिखना चाहूंगा वेलोसिटीज की जगह देयर पोटेंशियल्स आर सेम. तो पोटेंशियल सेम है तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 upon अंडर रूट ऑफ m क्यूब और m अल्फा अपॉन एम पी क्यू अल्फा अपॉन, इस तरह से आ जाएगा. तो 2 रूट 2 to 1. प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो k इक्वल टू क्यू वी लिखकर, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का जो रेशियो होगा वही होगा. अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव में और प्रोटॉन पे 1 यूनिट ऑफ चार्ज पॉजिटिव. दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊं तो लैम्डा जो है यहां से पता चल रहा है h तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल p के है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ 2m k के है, v सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल m q के अंडर रूट ऑफ m q. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. ये भी न्यूमेरिकल था बच्चों. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 3 नंबर में डिराइव. ये एक डेरिवेशन है. विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, infinite solenoid, yellow very long, having n turns per unit length carrying current I. सीधे सीधे एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है जो आपको डिराइव करनी है. हाउ इज अ टॉरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलेनोइड, इस बात का भी जवाब देना है. सो पार्ट अटैच्ड है. अब अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, डेरिवेशन आपको आता है, म्यू जीरो एन आई का डेरिवेशन है ये. और दूसरे पार्ट का जवाब भी लिख लीजिए, टॉरॉइड और सोलेनोइड में क्या अंतर होता है. एंडलेस सोलेनोइड को ही हम टॉरॉइड कहते हैं, ज्योमेट्रिकली जिसमें एंड्स नहीं होते. तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है बच्चों. और डेरिवेशन में आप देखेंगे, मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर तो वहां इसका पूरा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कंक्लूड करना है म्यू जीरो एन आई. तो जिस भी तरह से आप डिराइव करें, कई तरीके हो सकते हैं. हाँ, हमें एम्पियर्स लॉ लगाकर सबसे आसान तरीका वो पड़ता है, तो एम्पियर्स लॉ से हम उसको डिराइव करेंगे. टॉरॉइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग having large number of turns closely wound. It is viewed as solenoid bent into circular shape. एंडलेस solenoid बोल सकते हैं. और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो भी म्यू जीरो स्मॉल एन आई होता है. solenoid behaves like a bar magnet, whereas toroid does not. toroid का जो configuration है वो स्पेशल है बच्चों, without any magnetic pole. toroid में कोई magnetic poles नहीं होते हैं. तो आपसे पूछा जाए 1 नंबर में कैसे configuration का एग्जांपल दें जिसमें कोई magnetic poles नहीं, तो आपको एग्जांपल देना होगा toroid का. तो ये ध्यान रखना. सो आई थिंक 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं. तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.